अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हम लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 है। हमने इस लॉ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 या 6 मैक्सिमम लेक्चर्स के अंदर कवर करना होगा और इस पूरे लॉ को समझना है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात जान लें कि ये पंजाब की हद तक एक स्टैट्यूटरी लॉ है, यानी ये एक्ट की सूरत में एग्जिस्ट करता है पंजाब में, लेकिन जो बाकी सूबे हैं पाकिस्तान के वहाँ पर ये एक्ट की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पर एक ये जो है वो कस्टमरी लॉ के तौर पर एग्जिस्ट करता है और जितनी भी प्रोविजंस हैं पंजाब की, यानी जो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 के अंदर बताई गई हैं, अल्टीमेटली वही अप्लाई होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 6 अप्रैल 1991, यानी इस तारीख को ये जो है वो कानून बना था, वो अपना इसका जो प्रोसीजर है लेजिस्लेशन का वो कंप्लीट हो गया था। तो ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट कभी भी पूछी जा सकती है आपसे ड्यूरिंग एग्जाम। Preamble, where it is expedient to re-enact the existing law relating to preemption so as to bring it in conformity with the injunctions of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah। Preamble के अंदर ये बताया गया है कि हमने इस लॉ को bring in conformity, यानी जो इस्लामिक इंजंक्शंस हैं, जो इस्लामी तालीमात हैं, जो कुरान और सुन्ना के अंदर ले डाउन की गई हैं, उनके मुताबिक इस लॉ को करना है। इस लॉ को उनके मुताबिक करने के लिए हम ये जो हैं वो लॉ बना रहे हैं। ये इसका प्रीएम्बल है। सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 के अंदर 3 चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। किसी भी लॉ के तहत कोई भी अगर एक्ट उठा लें तो उसके अंदर वो 3 चीज़ें डिस्कस की गई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, सेकेंड वन इज एक्सटेंट एंड थर्ड वन इज कमेंसमेंट। तो इसका सेक्शन 1 देखते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991, यानी इस एक्ट को जो है पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 कहा जाएगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द पंजाब, ये पूरे पंजाब में एप्लीकेबल है। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जिसे जो है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है, जिसको जो है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसको इन्फोर्स करेगी तो वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर इन्फोर्स करेगी। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज। अब जो किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है वो नहायत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके अंदर उस एक्ट के हवाले से जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं उनकी डेफिनेशंस बताई जाती हैं। मतलब इस एक्ट के हवाले से इस टर्मिनोलॉजी का, इस लफ्ज़ का ये मतलब होगा और इसी डेफिनेशन को जहन में रखते हुए आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट लॉ करनी होती है। तो सबसे पहले जो ए है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन एनी एरिया अदर देन एन अर्बन एरिया और विद इन कैंटोनमेंट्स लिमिट्स एज डिक्लेयर्ड बाय एनी लॉ relating to local bodies or cantonments as the case may be for the time being in force। अब वो कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी जगह पर एग्जिस्ट करती हो, सिचुएट करती हो, एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अर्बन एरियाज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कैंटोनमेंट एरियाज। यानी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर अर्बन एरियाज और कैंटोनमेंट लिमिट्स को इंक्लूड नहीं करना। इन 2 जगहों को छोड़कर, अर्बन एरियाज और कैंटोनमेंट लिमिट्स को छोड़कर बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो आपकी कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बी प्रीएम्प्टर, यानी शाफे कौन है? प्रीएम्प्टर मींस अ पर्सन हु हैज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। शाफे वो शख्स है जिसके पास हक शुफा का हक है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन, सी right of preemption means a right to acquire by purchase an immovable property in preference to other persons by reasons of such right। अब शुफा का हक ये है कि किसी भी जमीन को खरीदने का तरजीही हक। डी
Sale means permanent transfer of the ownership of an immovable property in exchange for a valuable consideration and includes transfer of an immovable property by way of हिब्बा बिल इवज और हिब्बा बशर्तुल इवज। अब सेल की यहाँ वो डेफिनेशन ये कर रहे हैं कि आप कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन उसकी क्या ले रहा है, कॉन्सिग्रेशन ले रहा है, जो वैल्यूएबल कॉन्सिग्रेशन उस प्रॉपर्टी की बनती है वो ले रहा है। और अगर कोई ज़मीन किसी को देता है हिब्बा बिल इवज की सूरत में, यानी जो हिब्बा की अकसाम है, हिब्बा बिल इवज एंड हिब्बा बशर्तुल इवज, तो उसको भी आपने सेल कॉन्सिगर करना है, क्योंकि जो सिंपल हिब्बा होता है उसको आप सेल कॉन्सिगर नहीं करते, लेकिन जो हिब्बा बिल इवज है और हिब्बा बशर्तुल इवज है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, उसको आपने क्या करना है, सेल कॉन्सिगर करना है, क्योंकि वहां पर कॉन्सिग्रेशन आ जाती है, और जहां पर वैल्यूएबल कॉन्सिग्रेशन आ जाएगी तो वो क्या हो चीज हो जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। बट डज नॉट इंक्लूड्स, अब सेल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं आएगा। ए, ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस और विल और गिफ्ट अदर देन हिब्बा बिल इवज और हिब्बा बशर्तुल इवज, यानी आप किसी को प्रॉपर्टी मिल रही है इनहेरिटेंस के तहत, विल के तहत या गिफ्ट के तहत, वो जो है वो सेल के अंदर कंसिडर नहीं की जाएगी। यहाँ गिफ्ट के आगे उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया है कि हिब्बा बिल इवज और हिब्बा बशर्तुल इवज इसके अंदर नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन है और वो सेल कंसिडर होता है, और जहाँ सेल प्रॉपर्टी की सेल होगी वहां पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो अराइज हो जाता है। सेकंड, अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर मनी or of any order of a civil, criminal, revenue or any other court or a revenue officer or any local authority, यानी कोई भी सेल की जा रही है इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री या ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट, तो वो भी सेल कंसिडर नहीं की जाएगी। फोर्थ वन, transfer of an immovable property for a consideration other than a valuable consideration such as the transfer of an immovable property by way of dower or composition in a murder or hurt case, यानी आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और वो उसकी वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं ले रहे, विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बंदा अपनी ज़मीन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अपनी बीवी को हक महर के तौर पे देता है, या क्या करता है किसी को मर्डर या हर्ट की सूरत में वो एज अ कंपनसेशन अदा करता है वो प्रॉपर्टी, तो वो भी सेल नहीं होगी। सेक्शन 3, इंटरप्रिटेशन। इन द इंटरप्रिटेशन एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द कोर्ट शैल सीक गाइडेंस फ्रॉम द होली कुरान एंड सुन्ना, यानी जितनी भी जो इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है इस लॉ की, वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कुरान और सुन्ना को मद्देनजर रखते हुए इस लॉ को आपने इंटरप्रिटेशन करनी होगी। सेक्शन 4, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट notwithstanding anything in any other law for the time being in force। सेक्शन 4 के अंदर जो है इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया गया है इस पूरे लॉ को, यानी कहीं पर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ये लॉ जो है वो प्रीवेल करेगा दूसरे लॉज के मुकाबले में, यानी नॉन ऑब्स्टेंकल क्लॉज जो है वो यहाँ पर बयान की गई है इस होल लॉ के हवाले से। सेक्शन 5, right of preemption, the right of preemption shall arise in case of sale of immovable property, यानी right of preemption कब अराइज होगा, जब प्रॉपर्टी की जो है वो सेल कंप्लीट होगी, जब तक प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, सोल्ड आउट नहीं होती, राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं होता। राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज ही तब होता है जब प्रॉपर्टी सेल की जा चुकी हो। सेक्शन 6, पर्सन इन whom the right of preemption vests, यानी हक शुफा का हक किन किन लोगों के पास है। The right of preemption shall vest firstly शाफे शरीक, secondly शाफे खलीत and thirdly in शाफे जार।
अब यहाँ पर तीन लोगों को तीन प्रीएम्प्टिव्स की काइंड्स बताई गई हैं। फर्स्ट इज शाफे शरीक, सेकंड वन इज शाफे खलीद एंड थर्ड वन इज शाफे जार। अब एक्सप्लेनेशन के तहत इन्हीं की जो है वो डेफिनेशन बताई गई हैं कि शाफे शरीक कौन होगा, शाफे खलीद कौन होगा और शाफे जार कौन होगा। शाफे शरीक मीन्स अ पर्सन who is a co-owner in the corpus of the undivided immovable property sold। अब शाफे शरीक वो है जो क्या है, को ओनर है उस अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी के अंदर। को ओनर मतलब मुश्तरका मालिक। अब एक जो जमीन है वो क्या है, ए की भी मलकियत है, बी की भी मलकियत है, सी की भी मलकियत है, वो तीनों भाई हैं। अब ए जो है वो अपना हिस्सा बेचता है तो बी और सी के पास ये राइट ऑफ प्रेफरेंस है कि वो उस जमीन का वो हिस्सा उससे खरीदें, यानी वो क्या हैं, शाफे शरीक हैं, उनका ये राइट ऑफ प्रेफरेंस है टू बाय दैट लैंड। यही तो जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है प्रीएम्पशन का। सेकंड, शाफे खलीद। शाफे खलीद मीन्स अ पार्टिसिपेटेड इन द स्पेशल राइट अटैच्ड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड सच एज राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर और राइट ऑफ इरिगेशन। अब शाफे खलीद वो होगा जिसका क्या है, कोई खास राइट है उस जमीन पर, जो जमीन जो है वो सेल हो रही है। वो राइट ऑफ पैसेज भी हो सकता है यानी गुजरने का रास्ता, राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर यानी पानी के गुजरने का रास्ता भी हो सकता है, एंड थर्ड वन इज राइट ऑफ इरिगेशन यानी उस जमीन से जो है वो पानी गुजर कर आता है और शाफे खलीद की जमीन को जो है वो पानी लगता है, यानी कुआं है, ट्यूबवेल है उस जमीन पर, तो तब भी वो जो अगर राइट है इसका तो वो शाफे खलीद कहलाएगा। थर्ड वन इज शाफे जार। शाफे जार मीन्स अ पर्सन who has a right of preemption because of owning an immovable property adjacent to the immovable property sold। अब यहाँ पर शाफे जार वो होगा जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट है, यानी उसके साथ है, उसके साथ मुल्हिका है, जुड़ी हुई है, जो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सोल्ड आउट हो रही है, यानी जो प्रॉपर्टी सेल, जिस प्रॉपर्टी की सेल की जा रही है उसके साथ वाली जमीन का मालिक कौन है, शाफे जार है, इसका भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर जिसमें हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 6 तक डिस्कस किया है। उम्मीद है ये टॉपिक्स आपको समझ आ जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका इन सेक्शन से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।